जय फुले, जय मंडल, जय भीम, जय पेरियार। नमस्कार साथियों, आनोद सिंह विद्रोही आपका स्वागत करता हूं मंडल पाठशाला एपिसोड 4 में, गुलामगिरी पार्ट 3 में। आज हम उसी संवाद को जो धोंडीराव और ज्योतिबा फुले के बीच में हुआ था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि धोंडीराव जी और ज्योतिबा फुले जी के बीच में इस विषय पर क्या चर्चा हुई, उन्होंने क्या कहा एक दूसरे से। धोंडीराव पूछते हैं कि बरहा की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ, राजा कौन हुआ। ज्योतिबा राव जवाब देते हैं कि नरसिंह। धोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिबा फुले कहते हैं कि नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। धोंडीराव फिर कहते हैं कि उसने क्या किया था। ज्योतिबा फुले जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या के बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं है। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन में अपने धर्म सिद्धांत थोपना शुरू कर दिया। आज भी जो करते हैं, हमारे बच्चों के मन में हमारे बच्चों को भक्ति पाठ पढ़ाया जाता है, राम रामायण गीता पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चों को भजन कीर्तन सिखाए जाते हैं, कावड़ यात्रा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, गणेश पूजा, इनमें उलझाया जाता है। और उनके बच्चे IAS IPCS की तैयारी करते हैं, उनके बच्चे हाई एजुकेशन की तैयारी करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कांवड़ धोने की तैयारी करते हैं, नवरात्रि कैसे मनाएं उसकी तैयारी करते हैं, दुर्गा अष्टमी कैसे मनाएं उसकी तैयारी करते हैं, गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं उसकी तैयारी करते हैं, रामलीला की तैयारी करते हैं। ये काम हमारे बच्चे करते हैं। तो हमारे लोगों को, बहुजन समाज को विचार करना चाहिए। तो आगे ज्योतिबा फुले कहते हैं, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुलस्वामी की पूजा करना छोड़ दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुलस्वामी की पूजा करने के लिए, राजी करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार हो गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस तरह का अमानवीकृत करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रहलाद जो था उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पिता की हत्या कर सके। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाग की बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया। जैसे खेल बाग ताजिया में बनावटी शेर बनता है, कोई बनता है नाटक में, उस तरीके से स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया। मुंह में बड़े बड़े नकीले दांत लगवाए, लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाई और वह नकली भयंकर डरावना सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेले ढंग से झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए गए विशाल मंदिर में, जहाँ बहुत सारे खंबे थे, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी समय हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासना बाहर से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से ज्यों ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर से लपेटकर साड़ी को बांधा और उन खंभों की ओर से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातलाना हमला कर दिया। यानी हिरण्यकश्यप के ऊपर टूट पड़ा और उसने अपने हाथ में जो लोहे का पंजा, जो बकनखा पहन रखा था, उससे हिरण्यकश्यप का कत्ल कर दिया, उसका पेट फाड़ करके उसको मार डाला। इस तरह से उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो बुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने घोर अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आए लोगों को द्विज कहलाना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्री कहने लगे। इसी विप्री शब्द से बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह यानी सिंह की औरत कहकर पूछना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा को छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को बचाते हुए किसी प्रकार का दोबारा प्रयास नहीं किया और वो अपनी जान बचाते हुए अपने मुल्क में ही मर गया, जहां वो भाग के छुप गया था अपने देश में जाकर के। आगे धोंडीराव फिर पूछते हैं, कहते हैं
फिर नारसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों के कारण से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान नारसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुए। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में उसेड़ दी होंगी। ज्योतिबा फुले फिर कहते हैं, हाँ इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि यदि वह खंबे से पैदा हुआ माना जाए तो उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह से दूध का स्तन दिए बगैर वो कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़े कैसे हुआ होगा। शायद भी ऐसा भी हो सकता है कि यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटित हुए दिखाई नहीं देता है। यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नारसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा करवाते ही उसने तुरंत हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। लकड़ियों के खंभे से पैदा करवाते ही बिना किसी सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूंछ वाला अकल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। है जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृ धर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या उचित था? ज्योतिबा फुले पूछते हैं। इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है। लेकिन ऐसा न करके उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये तो इस हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ? इससे सिद्ध होता है कि नारसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अकल थी। फिलहाल भारत में अमेरिकी और यूरोपीय मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ईसाई बना लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी ईसाई युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धोंडी राव फिर पूछते हैं, नारसिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कुछ कोशिशें भी की या नहीं? ज्योतिबा फुले फिर कहते हैं कि विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छुपे हथकंडे किए, किंतु इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में विप्रों की चालाकी समझने पर प्रहलाद की आंखें खुल गईं। उसको विप्रों की कुटिलता साफ दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा राजा बलि बहुत ही कुशल शासक और योद्धा था। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी छोटे छोटे छत्रपतियों को दृष्ट दंगाखोरों की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटू बामन था। उसको यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। बामन बहुत ही लोभी दुसासी और अड़ियल दिमाग वाला था। आगे भाग 6 में ज्योतिबा राव और धोंडी राव जी के बीच में बलि राजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महासुबा, 9 खंडों का न्यायी, भैरवा, 7 आश्रय, डेरा डालना, रबार को पवित्र मानना, बामन श्राद्ध करना, विद्याबली घट रखना, बलि राजा की मृत्यु, सती होना और आदि लोग से लंगड़ भक्त बलि राजा बनाना, दूसरे बलि राजा के आने की कामना, बाड़ासुर, कुजागरी, बामन की मृत्यु, उपाध्याय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में आगे की चर्चा है और इस पर हम लोग आगे की चर्चा में बात करेंगे। हम अगले एपिसोड में साथियों आगे की 6ठे जो भाग है उसमें जो हमने गिनाया है इसकी चर्चा में हम 6ठे एपिसोड में 5वें एपिसोड में बात करेंगे गुलामगिरी पार्ट 4 में। शुक्रिया साथियों, आप सभी से अपील है, इतनी मेहनत से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक कुछ जानकारी दे सकूं, क्योंकि किताबों को हर एक भाई बहन के पास पहुंचाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत महंगा भी है, खर्चीला भी है, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कैपेबल इसके लिए नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि जो महापुरुषों की लिखित किताबें हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका संघर्ष है,
उनको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक, समस्त बहुजन समाज तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और इसी कोशिश में मैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये वीडियो बनाना शुरू किया हूं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है कि आप सभी गुलामगिरी को खरीदें, पढ़ें और साथ ही इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे और साथ ही इनको अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके सोशल मीडिया पेज हैं, ग्रुप्स हैं, जितने भी बहुजन साथी आपसे कांटेक्ट में, उन सभी को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच सके। शुक्रिया साथियों, मिलते हैं मंडल पाठशाला के अगले एपिसोड में। जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय भीम। साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।